हेलो एंड वेलकम अगेन इन द डिस्कशन ऑफ टू बोट नेटवर्क्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जेड एंड वाई पैरामीटर का इंटर रिलेशनशिप, और दूसरा हमने डिस्कशन किया था कि स्टार डेल्टा या टी एंड पाई नेटवर्क को हम लोग कैसे आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करूं, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। मेरे जो चैनल है उसका जो होम पेज है उसमें आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी नेटवर्क थ्योरी नाम से। तो उसमें मैंने लेक्चर बाय लेक्चर अपने इस सिलेबस को अरेंज किया हुआ है। जब भी आपको कहीं लगता है कि किसी भी लेक्चर से रिलेटेड आपको डाउट है, यू कैन विजिट दैट पेज, विजिट दैट प्लेलिस्ट, और आप कभी भी कोई भी प्रीवियस लेक्चर ओपन करके देख सकते हैं और कहीं भी आपको खोजने की उसको अलग से ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि चाहे आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, चाहे हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करते हों, हमेशा बेसिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, एक एग्ज़ाम जो आप लोग आज से कुछ समय के बाद, मे बी इन द थर्ड ईयर, जो आप लोग बहुत ज़्यादा जिसके बारे में सोचेंगे वो है गेट, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि गेट की प्रिपरेशन ओवरनाइट नहीं हो सकती, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन ओवरनाइट नहीं हो सकती। उसके लिए आप उसको सिलेबस के साथ ही प्रिपेयर करते जाइए। और कैसे प्रिपेयर करेंगे आप? आपके सिलेबस में आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके बेसिक्स को आप लोग क्लियर करते जाइए। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को ओवरनाइट सक्सेसफुली उसके रिजल्ट्स को अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, और मैं आपको एक दो ऐसे कंसेप्ट बताऊंगा जो आपको ना केवल यूनिवर्सिटी एग्जाम में बल्कि जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें भी इट विल हेल्प यू। ओके, तो जो बुक हम लोग स्टडी करेंगे वो मैंने आपको एक क्लास पहले बताया था कि नेटवर्क एनालिसिस है, वेन वेलकनबर्ग की बुक है। और इस थर्ड एडिशन वाली बुक में आपका ये जो टू पोर्ट नेटवर्क है वो 11th चैप्टर में आता है। ठीक, उसमें एक क्वेश्चन है 11.1। हम लोग अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो 11.1, जब भी मैं वी लिख रहा हूँ इसका मतलब मैं वेन वेलकनबर्ग की बुक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब उसमें क्वेश्चन है 11.1, उसके दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। दो सर्किट गिवन है और आपको ये बोल रहा है कि यू हैव टू कैलकुलेट वाई एंड जेड पैरामीटर इफ दे एग्जिस्ट। इसका मतलब आपको सर्किट में ये देखना है कि वाई और जेड पैरामीटर कैलकुलेट हो सकते हैं क्या, और अगर वो हो सकते हैं तो उनको आपको कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो ये है पहला नेटवर्क। इस तरीके से जो नेटवर्क है, सॉरी, इस तरीके से नेटवर्क प्लॉटेड है। ये है Z1 और ये है आपका 1 डैश और ये है 2 डैश। ठीक, तो दिस इज पार्ट ए, दिस इज पार्ट ए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि इस नेटवर्क को ऑब्जर्व कीजिए और ये कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए कि क्या y और z पैरामीटर इस पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए एग्जिस्ट करेंगे, एंड इफ दे एग्जिस्ट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ y एंड z पैरामीटर। ठीक है, सबसे पहले किसी भी टाइप का क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करेंगे टू पोर्ट नेटवर्क थ्योरी में, तो आप जो भी पैरामीटर आपको पूछ रहा है उसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सबसे पहले नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को नोट डाउन करके उसके पैरामीटर को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये थ्योरी आपके दिमाग में हमेशा क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ठीक, तो जहां तक z और y पैरामीटर के पैरामीटर्स, इंडिविजुअल पैरामीटर्स की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया है कि z11, z12 या y11 या y12 को हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक, वो इंटरप्रिटेशन को हम लोग एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर मुझे z पैरामीटर की बात करनी है तो मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ z11। z क्या है? इम्पीडेंस है। इम्पीडेंस मतलब V इक्वल्स टू आई इंटू आर या फिर I इंटू जेड। आर को हमने रिप्लेस कर दिया किससे? Z से। पहले भी मैंने आपको बताया ये। तो Z इक्वल्स टू क्या होता है? V अपॉन I। 1 का मतलब पहला पोर्ट, इस 1 का मतलब भी पहला पोर्ट, क्योंकि टोटली किस साइड पे है? इनपुट साइड। तो Z11 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? V1 अपॉन I1। ठीक है, कब होता है ये? जब I2 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, सिमिलरली Z12 का जब कैलकुलेशन करते हैं, जब आप Z12 निकालने की कोशिश करते हो, अगेन इस 1 और 2 को कैसे इंटरप्रेट करेंगे? बिल्कुल V अपॉन I के टर्म्स में। तो ये हो जाएगा अगेन V1, ये 1 किसकी वजह से? इस 1 की वजह से, और इस 2 की वजह से क्या आएगा आपका? I2 आएगा। Z का डायरेक्शन, Z का जो बेसिक फंडामेंटल है वो तो चेंज हो नहीं सकता, तो इट इज V1 अपॉन I2।
ठीक है, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं जल्दी से इसको लिख लेता हूँ। ये तब कैलकुलेट होगा जब I1 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, सिमिलरली Z21 जब हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा V2 अपॉन I1 जब I2 0 हो, और वैसे ही Z22 हो जाएगा V2 अपॉन I2 जब I1 की वैल्यू 0। तो ये जो कैलकुलेशन है इंडिविजुअल पैरामीटर्स का, ये हमने बेसिक डेफिनेशन ऑफ द Z पैरामीटर में स्टडी किया हुआ है पहले ही। ठीक है, अब क्या इस क्वेश्चन को देखने से आपको ये समझ में आता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में Z पैरामीटर को कैलकुलेट कर सकते हैं क्या हम लोग, क्या वो एग्जिस्ट करते हैं? क्वेश्चन तो यही है, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो आप उसको कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका एनालिसिस करते हैं। ये 11 डैश और 22 डैश के फॉर्म में आपको दिया हुआ है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि क्वेश्चन आपको इसी फॉर्म में मिलेगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वोल्टेज और करंट की वैल्यू को असाइन करना है। तो इस 11 डैश में मैं एक वोल्टेज असाइन कर रहा हूँ V1, और इस 22 डैश में मैं एक वोल्टेज असाइन कर रहा हूँ V2। ठीक है, ये प्लस माइनस V1 है और ये है प्लस माइनस V2। ओके, नाउ इस V1 के कारण आई एम असाइनिंग अ करंट I1, and similarly in the second port I am assigning a current as I2. Now carefully observe this particular circuit. Z1 एक ऐसा इम्पिडेंस है, एक ऐसा कॉमन इम्पिडेंस है जिसके अक्रॉस दो करंट फ्लो हो रहे हैं, एक I1 आ रहा है और एक क्या आ रहा है, I2 आ रहा है, और Z1 के अलावा और कोई भी कंपोनेंट इस पर्टिकुलर नेटवर्क में प्रेजेंट नहीं है। और Z1 भी कैसा है, जिसके अक्रॉस करंट का फ्लो क्या है, दो अपोजिट डायरेक्शन से Z1 की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर नेटवर्क से एक इंपॉर्टेंट जो आउटकम निकलता है वो ये है कि I1 की जो वैल्यू है वो इक्वल है माइनस I2 के, वी कैन राइट, और इसी को ही हम लिख सकते हैं कि I2 इक्वल से माइनस I1 के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिस्कशन, इसको ध्यान से समझना है। या तो मैं I1 को माइनस I2 लिख सकता हूं इस डायग्राम से, या तो मैं I2 को माइनस I1 लिख सकता हूं इस डायग्राम से। ठीक है, अब आप देखिए, जब भी हमको Z पैरामीटर का कैलकुलेशन करना है तो हम या तो I2 को 0 करते हैं, या तो हम किसको 0 करते हैं, I1 को 0 करते हैं। आप सर्किट को क्या करते हो, ओपन करते हो। करंट 0 करना मतलब सर्किट को ओपन करना, या तो आप इनपुट पोर्ट ओपन करोगे, या तो आप कौन सा पोर्ट ओपन करोगे, आउटपुट पोर्ट ओपन करोगे। इस पर्टिकुलर नेटवर्क में अगर मैं किसी भी पोर्ट को ओपन करता हूं, चाहे वो इनपुट पोर्ट को ओपन करूं चाहे आउटपुट पोर्ट को ओपन करूं, मेरा रिलेशनशिप ऐसा है कि एक को 0 करने से दूसरा भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं I1 को 0 बोलता हूं तो I2 भी 0 हो जाएगा, और अगर I2 को 0 करता हूं तो I1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो किसी भी एक करंट को 0 करने से जो दूसरा करंट है वो भी किसके इक्वल हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है। इस पर्टिकुलर नेटवर्क की बात है। ठीक है, देन ये माइनस साइन तो सिर्फ ये बता रहा है कि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, उसका मैग्नीट्यूड से कोई रिलेशन नहीं है। अल्टीमेटली मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अगर हम किसी भी पोर्ट को ओपन करते हैं। तो इसका आउटकम क्या निकला, इस पर्टिकुलर नेटवर्क में Z पैरामीटर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो आपको यहां लिख देना है Z पैरामीटर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्यों, उसकी भी रीजनिंग देनी है आपको अपने आंसर में, क्यों एग्जिस्ट नहीं करते। क्योंकि जैसे ही आप कोई एक पोर्ट ओपन करते हो तो दूसरे पोर्ट में जो करंट अवेलेबल है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो जब दूसरा करंट पहले करंट या पहला करंट दूसरे करंट के कारण 0 हो रहा है तो वी कैन नॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Z पैरामीटर्स। ठीक है, सारे 0 हो जाएंगे ना, फिर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो इसका मतलब दूसरा आउटकम क्या निकला कि हम इस पर्टिकुलर नेटवर्क में Y पैरामीटर को जरूर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे थोड़ा उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आपके पास V1 है, यहाँ पे I1 है, यहाँ पे I2 है, और यहाँ पे क्या है, V2 है। ठीक, अब हम लोग कोशिश करेंगे एक KVL का इक्वेशन लिखने की। किसका इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे, KVL का इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे। यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं KVL का इक्वेशन लिखना, और अब हम पूरे लूप की बात कर रहे हैं। हम किस लूप की बात कर रहे हैं, इस पूरे लूप की बात कर रहे हैं। इस पूरे लूप में आप KVL का इक्वेशन लिखने की कोशिश कीजिए, और इस बार जब आप इक्वेशन लिखेंगे तो आप किसके टर्म्स में लिखेंगे, जब हम V1 पोर्ट को कंसीडर करेंगे तो हम किसके टर्म्स में इक्वेशन लिखेंगे, I1 के टर्म्स में, और जब हम V2 पोर्ट को कंसीडर करेंगे तो हम किसके टर्म्स में इक्वेशन लिखेंगे, I2 के टर्म्स में। ठीक है, तो चलिए V1 से स्टार्ट करते हैं, जैसे हम लोग हमेशा KVL का इक्वेशन लिखते हैं। ये माइनस टर्मिनल सेंटर कर रहा है यहाँ पे, इसको तो आप हमेशा पॉजिटिव लेते हो। आप इस लूप में इस करंट को फ्लो कराओ, इसका डायरेक्शन हमने किसके अकॉर्डिंग लिया है, I1 के अकॉर्डिंग लिया है। I1 का डायरेक्शन आप इस तरीके से पूरे लूप में फ्लो कराएंगे। जब I1 यहाँ से एंटर करेगा तो कहाँ से एंटर करेगा, माइनस से एंटर करेगा। तो ये है माइनस V1
प्लस, अब इसको तो हम आप हमेशा प्लस माइनस लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा I1 इंटू Z1, ठीक है, और यहाँ पे फिर से प्लस से एंटर करेगा, प्लस V2 इक्वल्स टू 0। ये पूरा लूप लेना है मुझे, ध्यान में रखिए, ये पूरा लूप कंसिडर करना है। तो इस पूरे लूप में 3 वोल्टेज मिलते हैं। पहला वोल्टेज कहाँ पे है, V1, दूसरा ड्रॉप कहाँ पे है, Z1 के अक्रॉस, और तीसरा वोल्टेज कहाँ पे अवेलेबल है, V2 के अक्रॉस अवेलेबल, मतलब V2 खुद एक वोल्टेज है। तो इस तरीके से हम इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो ये हो गया V1 इक्वल्स टू I1 Z1 प्लस V2, ठीक है। यहाँ से क्या मैं I1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूँ, I1 कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से कैसे कैलकुलेट करेंगे, V2 को इधर ट्रांसफर कीजिए, V1 माइनस V2 इक्वल्स टू I1 इंटू Z1, ठीक है। अब यहाँ से मुझे अगर I1 निकालना है तो Z1 क्या आ जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा V1 अपॉन Z1 माइनस V2 अपॉन Z1 इक्वल्स टू I1, ठीक है। और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को अगर दूसरे तरीके से लिखना है तो आप लिख सकते हैं सेम इक्वेशन को, I1 इक्वल्स टू 1 अपॉन Z1 इंटू V1, ठीक है, माइनस 1 अपॉन Z1 इंटू V2। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन। इस इक्वेशन को दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, ठीक, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। हमने कहाँ पे कैलकुलेट किया इसको, इनपुट पोर्ट पे कैलकुलेट किया। ऐसा ही एक इक्वेशन आपको कहाँ पे मिलेगा, आउटपुट पोर्ट पे मिलेगा, ठीक। लेकिन जब हम आउटपुट पोर्ट पे जाएंगे तो हम I1 का डायरेक्शन कंसिडर नहीं करेंगे, हम किसका डायरेक्शन कंसिडर करेंगे, I2 का डायरेक्शन कंसिडर करेंगे। ये ध्यान में रखने वाली बात है। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि Z1 एक अकेला ऐसा कंपोनेंट है जो I1 और I2 दोनों में कॉमन है। तो जब आप V1 लेते हैं तो आप I1 का डायरेक्शन लेंगे, और जब आप V2 लेते हैं तो किसका डायरेक्शन लेंगे, आप I2 का डायरेक्शन लेंगे। तो मैं डायरेक्टली उस इक्वेशन को लिख रहा हूँ, सीधे मैं लिख रहा हूँ उस इक्वेशन को, मैं उसको ज्यादा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। तो सीधे अगर हम उसको लिखने की कोशिश करेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगा, लेट मी क्लियर दिस एरिया। तो ये हो जाएगा, वहां से अगर वहां से देखने की कोशिश करें तो अब V2 के टर्म्स में इक्वेशन लिखेंगे। अब डायरेक्शन कौन सा कंसीडर करेंगे हम लोग, I2 का डायरेक्शन कंसीडर करेंगे, तो ये वाला डायरेक्शन कंसीडर करेंगे। अब ये वाला डायरेक्शन जब कंसीडर करोगे तो ये माइनस टर्मिनल से एंटर कर रहा है, देन अगेन ये प्लस एंड देन अगेन ये प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस V2 प्लस I2 इंटू Z1 प्लस ये हो जाएगा V1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये साइन का कंफ्यूजन हमेशा अवॉइड कीजिए। साइन कैसे लेना है, जिस टर्मिनल से करंट एंटर कर रहा है वही साइन आपके वोल्टेज को ले लेना है, और इंपीडेंस को कभी भी माइनस में नहीं लेना है। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है वहां पे आप प्लस ले लीजिए। इस बार हमने I2 के हिसाब से प्लस ले लिया, पिछली बार हमने प्लस किसके हिसाब से लिया था, I1 के हिसाब से लिया था। इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिए, सिर्फ ये देखिए कि कौन से पोटेंशियल से आपका जो करंट है वो एंटर कर रहा है। करंट अगर माइनस से एंटर कर रहा है तो हमने क्या लिख लिया यहाँ पे, माइनस V2, जैसे पिछली बार हमने माइनस V1 लिया था, ठीक है। उस बार I1 Z1 लिया था, इस बार क्या लिया है, I2 Z1 लिया है। उस बार प्लस V2 लिया था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस से एंटर कर रहा था। इस बार कहाँ से एंटर कर रहा है, V1 के प्लस से एंटर कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, V1 आ गया। बिल्कुल अभी हम बेसिक्स में हैं, इसलिए मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ। जब हम एडवांस क्वेश्चंस और थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका ये फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ठीक। तो ये हो जाएगा V2 इक्वल्स टू, अब ये V2 उधर ले जाते हैं तो I2 Z1 प्लस V1। अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ V2 माइनस V1 इक्वल्स टू I2 इंटू Z1। सो आई कैन कैलकुलेट I2 एज V2 अपॉन Z1 माइनस V1 अपॉन Z1 इक्वल्स टू I2, ठीक है। और इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर, ठीक। मैंने ऐसे अलग करके नहीं लिखा हुआ है, अलग करके लिख सकते हैं 1 अपॉन Z1 इंटू V2 माइनस 1 अपॉन Z1 इंटू V1, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली यू कैन राइट इक्वेशन नंबर 2 आल्सो, ठीक। अब आपको I1 का इक्वेशन मिल गया और आपको किसका इक्वेशन मिल गया, I2 का इक्वेशन मिल गया। क्यों हमने I1 और I2 का इक्वेशन कैलकुलेट किया, क्या रीजन है इसके पीछे, क्योंकि Y पैरामीटर जो है उसमें जब आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखते हो तो वो I1 और I2 के टर्म्स में ही होता है, और क्योंकि इस पर्टिकुलर नेटवर्क में Z एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए क्या कैलकुलेट करना है आपको, Y ही कैलकुलेट करना है। इसलिए सारा जो कैलकुलेशन है उसको हमने I1 और I2 के फॉर्म में क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। अब क्या करना है, अब हमको सिर्फ Y पैरामीटर का इक्वेशन लिखना है। तो Y पैरामीटर का इक्वेशन लिखेंगे, क्या होता है Y पैरामीटर, I1 इक्वल्स टू Y11 V1 प्लस Y12 V2 एंड I2 इक्वल्स टू Y21 V1 प्लस Y22 V2। ये हो गया मेरा इक्वेशन। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3 एंड कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 4। नाउ अगेन क्या करना है आपको, इक्वेशन नंबर 3 जो I1 का इक्वेशन है उसको कंपेयर कर देना I1 के इक्वेशन से इक्वेशन नंबर 1 से,
और वैसे ही जो I2 का इक्वेशन इक्वेशन नंबर 4 में उसको कंपेयर कर देना I2 के इक्वेशन से जो इक्वेशन नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक है, कंपेयर कीजिए और आंसर निकालिए। जब आप कंपेयर करके आंसर निकालते हैं तो क्या मिलता है आपको आंसर? अब मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। तो फाइनली जो हमको आंसर मिल रहा है आफ्टर द कंपैरिजन, जब आप कंपेयर कीजिए y11 इक्वल्स टू ये हो गया 1/z1, तो y11 इक्वल्स टू 1/z1, y12 इक्वल्स टू -1/z1, ये हो गया -1/z1। ठीक है, और वैसे ही y21 इक्वल्स टू कहाँ पे y21? यहाँ पे y21 इक्वल्स टू 1/, नो वी हैव टू रीअरेंज दिस। तो ये v1 यहाँ पे लिखा हुआ है, v2 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो v1 का कंपैरिजन किससे करना है? v1 से करना है। तो ये क्या हो जाएगा? -1/z1। एम आई क्लियर? तो ये हो जाएगा y21 इक्वल्स टू -1/z1 एंड सिमिलरली y22 इक्वल्स टू 1/z1 अगेन। तो ये हो गया 1/z1। ठीक है, केयरफुली जब आप कंपेयर करा रहे होंगे आपके जो भी पैरामीटर है उसको जब आप कंपेयर कराएंगे तो उसमें ध्यान रखना है कि v1 वाला v1 से ही कंपेयर होगा और v2 वाला v2 से ही होगा। ऐसे ही i1 वाला i1 से ही होगा और i2 वाला i2 से ही होगा। इधर उधर कंपैरिजन नहीं करना। ठीक है, कोई भी अगर रॉन्ग कंपैरिजन हुआ तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फिर गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने y पैरामीटर को क्या कर लिया? कैलकुलेट कर लिया। तो पार्ट ए हमने सॉल्व कर लिया। अब पार्ट बी की तरफ जाते हैं। पार्ट बी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया आपके सर्किट में। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये y पैरामीटर का आपका फाइनल आंसर है। z पैरामीटर तो हमने पहले ही लिख दिया कि वी कैन नॉट कैलकुलेट द z पैरामीटर फॉर दिस पर्टिकुलर नेटवर्क। ठीक, अब पार्ट बी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पार्ट बी में क्या मॉडिफिकेशन किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या कैलकुलेशन करना एप्रोप्रिएट रहेगा। पार्ट बी में जो सर्किट है उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। इस बार सर्किट जो है इस तरीके से बना हुआ है और इसको बोला जा रहा है y2। ठीक है, यहाँ पे ±1 डैश और यहाँ पे वही 2 डैश। अगेन क्वेश्चन इज सेम 11.1 पार्ट बी। क्वेश्चन ये है फिर से कि क्या इस पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए y या z पैरामीटर एग्जिस्ट करेंगे, और अगर y या z पैरामीटर एग्जिस्ट करते हैं तो कैलकुलेट कीजिए। सोचिए इसमें किस तरीके से हम लोग आंसर को निकालेंगे। पिछले वाले केस में z पैरामीटर एग्जिस्ट नहीं किया था, क्या इस केस में z पैरामीटर एग्जिस्ट करेगा? पिछले वाले केस में हमने y पैरामीटर निकाला था, क्या इस केस में भी हम y पैरामीटर निकाल पाएंगे? तो सबसे पहला डिस्कशन तो यही पे है कि इस केस में कौन से पैरामीटर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक, समझने से पहले आपको क्या असाइन कर देना है? वोल्टेज और करंट को असाइन कर देना। v1 हो गया, ये हो गया v2, यहाँ से करंट आ रहा है i1 और यहाँ से करंट आ रहा है। अब आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। इस बार ये जो कंपोनेंट है वो क्या है? y2, ये y2 है ना, दिस इज 2। ये जो y2 है इस बार एडमिटेंस है। एडमिटेंस क्या होता है? इम्पिडेंस का अपोजिट। और ये जो एडमिटेंस है ये इन दोनों वोल्टेजेस में कॉमन है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसकी दूसरी मीनिंग ये है कि इस एडमिटेंस के अक्रॉस एक तरफ कितना वोल्टेज है? v1, और इसी एडमिटेंस के अक्रॉस एक तरफ कितना वोल्टेज है? v2। क्या बीच में यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस, कोई कंपोनेंट है क्या? नहीं है। तो मतलब इस नोड में, ये वाले नोड में यही v1 प्रेजेंट है। ठीक है, यही v1 इस नोड में प्रेजेंट है और यही v2 जो है इस नोड में प्रेजेंट है। मतलब व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन? इंटरप्रिटेशन इज v1 इक्वल्स टू v2। ठीक है, इसमें प्लस माइनस का तो कोई फंडा ही नहीं है, ये करंट नहीं है जो अपोजिट डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है। तो v1 इज डायरेक्टली इक्वल्स टू v2। अब आप मुझे ये बताइए कि v1 और v2 का कैलकुलेशन कौन से पैरामीटर में इंपॉर्टेंट हो जाता है? z पैरामीटर में इंपॉर्टेंट हो जाता है या y पैरामीटर में? मैं बात कर रहा हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट की। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट, अब y पैरामीटर का जरा चेक कीजिए कंडीशनल स्टेटमेंट। आपको हम y11 कैसे निकालते हैं? व्हाट इज y11? उल्टा बिल्कुल इंपीडेंस का। तो क्या हो जाता है वो? i1/v1। कब? जब v2 क्या हो? 0 हो। सिमिलरली जब आप y12 निकालते हो तो ये क्या होता है? i1/v2। जब कौन 0 हो? v1 0 हो। तो जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया, जब z पैरामीटर हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, अगर आप एक करंट 0 करते थे तो दूसरा 0 हो जाता था, दूसरे 0 करने पे पहला 0 हो जाता था। सिमिलरली इस केस में ऑब्जर्व कीजिए, अगर आप v2 को 0 करेंगे तो v1 0 हो जाएगा, और अगर आप v1 को 0 करेंगे तो v2 0 हो जाएगा। तो किसी भी एक वोल्टेज को 0 करने से दूसरा वोल्टेज भी 0 हो जाता है, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है ये दोनों वोल्टेज के लिए बिल्कुल कॉमन है। जैसे पिछली बार
कंपोनेंट जो यहाँ पे था वो I1 और I2 के बीच में कॉमन था, ठीक है। तो इसलिए हम लोग V1 V2 इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, 0। और क्योंकि V1 और V2 दोनों ही 0 हो जाएंगे तो यू कैन नॉट कैलकुलेट दी y पैरामीटर। तो इस पर्टिकुलर के लिए, इस पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए y पैरामीटर डज नॉट एग्जिस्ट। तो कंप्लीट रीजनिंग देते हुए आपको ये लिखना है, सिर्फ डायरेक्टली ये आंसर नहीं लिखना है, आपको पूरी रीजनिंग देनी है। क्योंकि वोल्टेज सेम है इस कंपोनेंट के क्रॉस, इसलिए जब हम एनालिसिस करते हैं y पैरामीटर का, अगर एक वोल्टेज 0 करते हैं तो दूसरा वोल्टेज भी 0 हो जाता है। तो अगर दोनों ही वोल्टेज 0 हो जाएंगे तो वी कैन नॉट कैलकुलेट द y पैरामीटर। तो इस केस में कौन सा पैरामीटर एग्जिस्ट करेगा, z पैरामीटर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और ये कैलकुलेशन करना बहुत ईजी है, आप भूल जाइए KVL KCL को, आप बेसिक फंडामेंटल ध्यान रखिए। अगर मुझे वोल्टेज निकालना है इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के क्रॉस, ठीक है, या इस तरफ से अगर मुझे V2 निकालना है इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के क्रॉस, तो मुझे क्या चीजें पता होनी चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए कि कितना करंट इस कंपोनेंट के क्रॉस अवेलेबल है, ठीक है। ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ बोलता है V इक्वल्स टू I इंटू R, है ना। और इसी को हम इंपीडेंस के टर्म्स में लिख सकते हैं V इक्वल्स टू I इंटू Z, ठीक। अब मैं Z को रिप्लेस कर देता हूँ एडमिटेंस से। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इंपीडेंस नहीं है, क्या है, एडमिटेंस है। तो अगर V इक्वल्स टू, हम लोग I इंटू Z की जगह क्या लिख देंगे, I अपॉन Y। तो Y इक्वल्स टू क्या हो गया, यहां से Y इक्वल्स टू क्या हो गया, I अपॉन V। यही तो पढ़ते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो यही फंडामेंटल हमको यहाँ पे क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है, ठीक। अब कैसे अप्लाई करेंगे इसको, ये ऐसा एडमिटेंस है जिसके अक्रॉस दो करंट आ रहे हैं। एक करंट कहां से आ रहा है, I1 से, और एक करंट कहां से आ रहा है, I2 से आ रहा है। और ये वो नोड है जहां पे करंट क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को मीट करते हैं, ये मीटिंग पॉइंट है। एक नोड है जहां पे दोनों करंट एक दूसरे को मीट करते हैं। तो ये I1 करंट यहाँ से आ रहा है और ये I2 करंट कहाँ से आ रहा है, इस डायरेक्शन से आ रहा है, और दोनों कहाँ किसके क्रॉस फ्लो हो रहे हैं, Y2 के क्रॉस फ्लो हो रहे हैं, और दोनों का डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल सेम है। इसका मतलब इसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1 प्लस I2, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। I1 प्लस I2 फ्लो हो रहा है किसके अक्रॉस, Y2 के अक्रॉस, ठीक है। तो मैं सिंपली अगर V1 का इक्वेशन लिखने की कोशिश करूं, सिंपली मैं सीधा लिखूं V1 इक्वल्स टू, तो क्या होगा V1 इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला फॉलो करेंगे, सॉरी ये फॉर्मूला फॉलो करेंगे, I अपॉन क्या हो जाएगा, Y। तो V1 इक्वल्स टू ये I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। अगर इंपिडेंस होता तो हम Z से क्या कर देते, मल्टीप्लाई, लेकिन ये इंपिडेंस नहीं है, क्या है, एडमिटेंस है। इसलिए आपको इस फॉर्मूले अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और कितने से डिवाइड करेंगे भाई, जितनी वैल्यू है Y2, ठीक है। तो वी कैन राइट अल्टीमेटली व्हाट वी कैन राइट, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, V1 इक्वल्स टू 1 अपॉन Y2 इंटू I1, 1 अपॉन Y2 इंटू I1 प्लस 1 अपॉन Y2 इंटू I2, 1 अपॉन Y2 इंटू, ठीक है। ये हो गया मेरा कैलकुलेशन। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। क्यों, क्योंकि हमने V1 का इक्वेशन निकाल लिया। Z पैरामीटर निकालते तो V1 ही चाहिए होता ना, ये V1 का इक्वेशन हो गया, यहाँ से हमने पहला इक्वेशन निकाल लिया। ये किसके टर्म्स में निकाला हमने, V1 के टर्म्स में। ऐसे ही हमको किसके टर्म्स में निकालना है, V2 के टर्म्स में। और ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट इसलिए नहीं है क्योंकि यही वो करंट है जो इसी एम्पिडेंस के अक्रॉस फ्लो हो रहा है, और हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं V1 और V2 क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। तो आपको तो दूसरा कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो दोनों में कॉमन है, V1 और V2 में, ठीक है। तो इसलिए आप इसको सीधे लिख सकते हैं, V2 इक्वल्स टू ये वही सेम दो करंट जो इसके अक्रॉस फ्लो हो रहे हैं, सेम फॉर्मूला, नथिंग विल बी चेंज। तो I1 प्लस I2 अपॉन Y2, ये क्या हो जाएगा, V2 इक्वल्स टू 1 अपॉन Y2 इंटू I1 प्लस 1 अपॉन Y2 इंटू I2। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 निकाल लिया आपने V1 का, इक्वेशन नंबर 2 निकाल लिया आपने किसका, V2 का। अब एक ही काम बचा है, इसको किससे कंपेयर कराना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द Z पैरामीटर से कंपेयर कराना है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द Z पैरामीटर हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। इसको याद रख लीजिए, हमेशा आपको पता होना चाहिए क्या होता है Z पैरामीटर का इक्वेशन। V1 इक्वल्स टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। सिमिलरली V2 इक्वल्स टू Z21 I1 प्लस Z22, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। और फिर से हमको कंपेयर करा लेना है V1 के इक्वेशन को V1 के इक्वेशन से, और V2 के इक्वेशन को V2 के इक्वेशन
ठीक है, तो इस बार देखिए कंपैरिजन करना बहुत आसान है, चाहे आप Z11 निकालो, चाहे Z12 निकालो, Z21 निकालो, चाहे Z22 निकालो, सारे में आंसर कितना मिलेगा 1/y2, 1/y2, 1/y2 और 1/y2। रीजन बहुत सिंपल है, एक ही तो कंपोनेंट है पूरे सर्किट में, तो सारा आंसर किसके टर्म्स में निकल गया है, y2 के टर्म्स में निकल गया है। तो आपको जो मैट्रिक्स है Z पैरामीटर का कुछ इस तरीके से लिखेगा 1/y2, 1/y2, 1/y2 है, and this is how we have calculated the value of Z parameter for this particular network। ठीक है, तो दो एनालिसिस किए हमने, एक पार्ट ए किया और एक पार्ट बी किया। आउटकम ये निकलता है पूरे एनालिसिस का कि जब सीरीज में कोई एलिमेंट होता है, जैसे पिछले वाले केस में यहाँ पे एक एलिमेंट था, सीरीज में एक एलिमेंट था, और जब दोनों करंट उसके अक्रॉस कॉमन आ रहे होते हैं, एक ही कंपोनेंट हो, जब सर्किट में कैसा कंपोनेंट हो, एक ही कंपोनेंट हो, और दो करंट उसके अक्रॉस कॉमन आते हो, सीरीज वाला सर्किट हो, तो उस केस में हम Z पैरामीटर नहीं निकाल सकते। जब पैरेलल वाला सर्किट हो और इस तरीके से कंपोनेंट कनेक्टेड हो जिसके अक्रॉस वोल्टेजेस की वैल्यू क्या हो, सेम हो, V1 = V2 हो, तो हम क्या नहीं निकाल सकते, Y पैरामीटर नहीं निकाल सकते। यही इंपॉर्टेंट इसका आउटकम था। ये क्वेश्चन जो है मैंने बहुत आराम से एक्सप्लेन किया है, आपके एग्जाम में ये 2 मार्क्स से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आपको सीधे ही नेटवर्क देख के ये आइडेंटिफाई कर लेना है। पिछले वाले केस में I1 = I2 है, ये वाले केस में V1 = V2 है। अब क्योंकि I1 I2 इक्वल है तो Z नहीं निकल सकता, V1 V2 इक्वल है तो Y नहीं निकल सकता, तो जो निकल सकता है उसका कैलकुलेशन आपको कर लेना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दी वेरी बेसिक्स ऑफ दी टू पोर्ट थ्योरी, और आज हम लोगों ने डिस्कस किया है 11.1 को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कोई और क्वेश्चन जिसमें और थोड़े से, अच्छा इसमें हमने डिपेंडेंट सोर्सेज को अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया है। ठीक है, मैंने पिछला वाला भी जो न्यूमेरिकल कराया था आपको पिछले के पिछले लेक्चर में, वो भी इंडिपेंडेंट सोर्स वाला ही कराया था। तो डिपेंडेंट सोर्स जब आएंगे तो किस तरीके से आपका एनालिसिस चेंज होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।